और अब खबरें तफसील से और शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। इमरान खान की अदालत में पेशी हुई है। समाअत के दौरान इमरान खान ने लगाया सनसनीखेज इल्जाम, फौज पर लगाया स्लो पॉइजन लगाने का इल्जाम। मुझे जान से मारा जा सकता है, ये इमरान खान ने कहा। इमरान खान का कहना है कि मुझे जान से मारा जा सकता है कि मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव ये इनपुट इस वक्त जो है उनकी एक्सक्लूसिव इनपुट के बुनियाद पर यह खबर आपको दी जा रही है। समाअत के दौरान इमरान खान ने सनसनीखेज इल्जाम लगाया। इमरान खान का कहना है कि मुझे जान से मारा जा सकता है। आज दरअसल नैब की अदालत में इमरान खान की पेशी हुई थी। उन्होंने फौज पर स्लो पॉइजन लगाए जाने का इल्जाम लगाया। मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव इनपुट। इमरान खान को जब आज नैब की अदालत में पेश किया गया तो इमरान खान ने एक सनसनीखेज इल्जाम लगाया। इमरान खान का कहना है कि मुझे जान से मारने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुझे स्लो पॉइजन लगाया गया और फौज ने मुझे स्लो पॉइजन लगाया। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे संवाददाता शालिंद्र। क्या और इनपुट मिल रही है इस बारे में और इमरान खान का ये सनसनीखेज इल्जाम जो है इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए विशाल, इमरान खान लगातार इस तरह के बयान पहले भी देते आ रहे हैं कि उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई है और उससे उन्होंने इस पे इल्जाम भी लगाया था आर्मी पे। लेकिन जो ताजा इल्जाम उन्होंने लगाए हैं वो कस्टडी में लगाए, जो एनएबी कस्टडी में फिलहाल वो है, जहां पर उन्होंने कहा कि उनके पास उन्हें एक गंदा कमरा दिया और सिर्फ एक मैट्रेस दिया गया, उनको सहूलियत नहीं दी जा रही है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर उनको दिया गया है उस पर उनको भरोसा नहीं है, वो उनको स्लो पॉइजन दे रहे हैं, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है। और इसी बीच जो मुश्किल है इमरान खान के लिए वो खत्म नहीं हो रही है। एक तरफ जहां अल कादिर जो मामला था जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसमें फैसला रिजर्व रखा गया है। दूसरी तरफ जो तोशाखाना केस है उसमें उनको दोषी करार दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से। दूसरा मामला है जो चल रहा था तोशाखाना केस वाला, उसमें उनको दोषी करार दे दिया गया। और इसी बीच जो ये कहा जाता है कि पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा कल के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जो अपील है उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि कहीं से भी राहत नहीं मिल रही फिलहाल इमरान खान के लिए। और इसी बीच जो हालात है वहां पर और बिगड़ सकते हैं। हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं पाकिस्तान से, चाहे लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, वहां पर लोग सड़कों पर है। और अब फिलहाल बताया जा रहा है कि दो प्रोविंसेस में, जिसमें पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा है, जहां पर आर्मी को अब तलब कर लिया गया, आर्मी को बुलाया गया है। और आपसे कुछ देर पहले फवाद चौधरी की तरफ से ये दावा किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जो है वहां पर ये आर्मी को बुलाया गया है। और वो कुल मिलाकर 75% पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो इन्हीं दो प्रोविंसेस में रहती है। और उन्होंने दावा किया है कि अब पाकिस्तान में लगभग मार्शल लॉ लग चुका है। लेकिन अब देखना ही होगा कि जो फिलहाल इमरान खान की मुश्किलें हैं वो कम होती है रही, क्योंकि अभी फिलहाल उन पे जो एक और जो मामला था, जैसे मैंने को बताया, जो तोशाखाना वाला मामला है, उसमें दोषी करार दे दिया गया है उनको। और ऐसे में इमरान खान फिर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। और वही जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले कराची से कुछ तस्वीरें आ रही थी जहां पर प्रोटेस्टर्स के हाथ में ही बंदूकें थी और वो हवा में गोलियां चला रहे थे। और खासतौर से इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है। जी शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह के मतलब मामले माजी में कई बार आए हैं, जब वहां का कोई सरबराह जब वो सत्ता में नहीं होता है तो किस तरह से वहां पर उसके साथ कई चीजें ऐसी माजी में देखी जा सकती। लेकिन इस बार क्या अलग लग रहा है? क्या ये आपको नहीं लग रहा है कि पहली बार जो इमरान खान लगातार जो अगर इस तरह के बयान दे, जैसे उन्होंने आपने कहा कि उन्होंने ये कहा कि इल्जाम लगाया है कि सेना यानी कि फौज जो मुझे मारना चाहती है और मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो जिस तरह से इमरान खान के हिमायत में, उनके सपोर्ट में लोग सड़कों पर हैं, उन तक जब ये बातें पहुंचेंगी कि हमारे नेता ने कुछ इस तरह से बातें कही हैं, तो क्या नहीं लगता कि और जो है वहां पर गृह युद्ध जो है वो और फैलता चला जाएगा, स्थितियां कुछ और बिगड़ जाएंगी? देखिए इस वक्त इमरान खान का पहला मकसद यही है कि उनको रिहा किया जाए, जिसके लिए हम देख रहे हैं लगातार कल सुबह से ही दबाव बनाया जा रहा है वहां की सरकार पे, वहां की फोर्सेस पे। और हमने ये भी देखा है कि रावलपिंडी हो या लाहौर में कोर कमांडर का घर हो, वहां पर भी कल तशद्दुद हुई है, जिसके बाद इमरान खान के इस तरह के बयान कहीं ना कहीं लोगों में जो सेंटिमेंट पहले से भड़का हुआ है उसको और भड़काएगा। इसी को काबू करने के लिए वहां की सरकार ने पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए कॉल इन किया है दोनों प्रोविंसेस में। और माना जा रहा है कि एक और प्रोविंस में भी जल्द आर्मी फिलहाल आ सकती है। लेकिन ये फिलहाल जो हालात है ये काबू होते नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी बीच बुरी खबर ये भी है पाकिस्तान के लिए कि
जो IMF के लोन की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो सियासी हालात अभी जो सियासी बहरान मचा हुआ है पाकिस्तान में, उसके चलते IMF बेल आउट पैकेज में भी देरी हो सकती है, इस तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं IMF से। तो जाहिर तौर पर ये चौतरफा पाकिस्तान जो है इस वक्त गिरा हुआ है अंदरूनी हालात को देखते हुए। वही इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो लगातार सड़कों पर है। हालांकि आज इतनी वॉयलेंस हमने बिल्कुल। शायद इस वक्त एक और खबर है, वो जरा बताना चाहेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में तशद्दुद के वाकयात फैल चुके हैं, जैसा आप लगातार बता रहे थे, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी फौज बुलाई गई है, जैसा आपने पहले बताया। ये लगातार अपनी जानकारी अपने नाज़रीन तक दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की अर्जी भी खारिज कर दी है। तो ये जो बड़ी खबर है इस वक्त अपने दर्शकों के लिए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पहले जो कल जिस गिरफ्तारी को कानूनी ठहराया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। PTI के कई रहनुमा जो है इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अर्जी को खारिज कर दिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने PTI की अर्जी भी खारिज की और इमरान खान का इस तरह का स्टेटमेंट भी आया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब तशद्दुद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में तशद्दुद के वाकयात हुए हैं। अभी शैलेंद्र भी हमें बता रहे थे वो तमाम जानकारियां, और ये वो तस्वीरें हैं जिस वक्त जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट कैंपस से प्रीमिसेस से वहां से उठा लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था। इस तस्वीर के बाद जिस तरह से जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे टेलीविजन पर आने लगी, तो जो इमरान खान के समर्थक थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, वो लगातार जो है तशद्दुद की कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी के बाद अभी जो ताज़ा जानकारी है जो शैलेंद्र ने बताई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिस अर्जी में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने जिस गिरफ्तारी के फैसले को सही ठहराया है उसे रोका जाए या उसे गलत ठहराया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को ही खारिज कर दिया। शैलेंद्र, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं सवाल के साथ कि एक तरफ तो लगातार जितने भी रास्ते हो सकते थे इमरान खान के बचाव के, वो लगातार वो रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपने बताया कि पंजाब और जो खैबर पख्तूनख्वा है, इन दोनों जगहों पर सेना बुला ली गई है। स्थितियां किधर जा रही हैं शैलेंद्र? देखिए, अगर हम इस सिचुएशन को फिलहाल पाकिस्तान में जो हो रहा है इसको अगर हम करीब से देखें तो ये कुल मिलाकर एक पॉलिटिकल क्राइसिस है फिलहाल पाकिस्तान में, क्योंकि हम लगातार पिछले कुछ लगभग 1 साल से देख रहे हैं। 1 साल बीत चुका है जब इमरान खान को सत्ता से बेदखल किया गया था। उसके बाद से लगातार इमरान खान का ग्राफ भी बढ़ रहा था और वो उनके जो टोन है आर्मी के खिलाफ वो भी तीखा होता चला गया, तेवर तेज होते चले गए। और इसके बाद माना यह जा रहा है कि देखिए इस साल के आखिर में चुनाव माना जा रहा है वहां पर कराने हैं, तो ऐसे में PTI एक बड़ा चैलेंज होगा मौजूदा PDM सरकार के लिए। तो इसीलिए इमरान खान के लिए जो वहां के एक्सपर्ट्स वही कह रहे हैं कि इमरान खान को पिक्चर से हटाने के लिए और PTI को कहीं ना कहीं उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस तरह की मंशा सरकार की है। लेकिन पब्लिक सपोर्ट इस वक्त फिलहाल इमरान खान के साथ नजर आ रहा है, चाहे किसी भी शहर की हम बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की, पेशावर, लाहौर, यहाँ पर सब जगह इमरान खान के सपोर्टर्स सड़कों पर उतर आए हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि पब्लिक सपोर्ट में कमी नहीं है। तो कुल मिलाकर लड़ाई जो है ये इलेक्शन से पहले की इस तरह से PTI से निपटा जाए, क्योंकि इमरान खान के ग्राफ में कोई कमी नहीं आई है पिछले 1 साल के अंदर जब से उनको सत्ता से बेदखल किया गया था। लेकिन फिलहाल जो हालात पाकिस्तान के हैं ये पाकिस्तान के लिए ही अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक स्थिति से फिलहाल पाकिस्तान गुजर रहा है, एक बुरी आर्थिक स्थिति से पाकिस्तान गुजर रहा है, तो इस तरह के हालात उसके फेवर में नहीं है कि वो इस तरह के हालात झेल पाए। इसी बीच ये भी खबर है कि इंडिया भी इस हालत पर नजर बनाए हुए है और सीमा पर जो निगरानी है उसको चौकस कर दिया गया है। जी, आपसे एक जानना चाहूंगा कि शैलेंद्र, अब विकल्प क्या बचता है, रास्ते क्या बचते हैं? पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने, हालांकि शुरू में जब कल जिस तरह से गिरफ्तारी की खबर आई थी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने काफी इस पर सख्त तबसरा दिया था, आमिर फारूक ने, और सवाल उठाया था कि किसने गिरफ्तारी की, कैसे गिरफ्तारी की, और इस तरह से कार्रवाइयां होंगी तो वुज़रा और जो बैरिस्टर्स हैं, जो इवन प्राइम मिनिस्टर तक पर भी एक्शन हो सकता है। लेकिन जब उनके सामने ये बातें रखी गई कि ये नैब के चेयरपर्सन के दस्तखत के बाद कार्रवाई हुई है, पहली तारीख से ही ये वारंट इशू किया गया था, उसके बाद हाईकोर्ट ने इस गिरफ्तारी को सही ठहराया, तो वहां पर एक झटका लगा। दूसरा झटका सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी थी उसको नामंजूर कर दिया गया। तो इमरान खान के या फिर PTI के पास रास्ता क्या बचता है? देखिए, ये इस तरह का हालात, अभी देखिए सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है वहां पर अभी ये कहा नहीं जा सकता कि अगले 24 घंटों के अंदर हालत किस तरह से बदलेंगे, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं ये क्लैश है सीधा इमरान खान सपोर्टर्स और वहां की सरकार और वहां की आर्मी के बीच। और ये भी देखना दिलचस्प है कि इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ गुस्सा लोगों में है, जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला है कि सीधे
आर्मी के हेडक्वार्टर की बात करें रावलपिंडी में, या फिर लाहौर में कोर कमांडर के घर पर जिस तरह से कल हमला हुआ और वहां पर आगजनी भी की गई और आज भी कुछ आर्मी के व्हीकल्स को टारगेट किया गया, तो ये दिखाता है कि जो पाकिस्तान में अब आर्मी के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं वो मजबूत हो रही है। तो कहीं ना कहीं आर्मी भी नहीं चाहती, आर्मी भी अपना वर्चस्व वहां पर बनाए रखना चाहती है पाकिस्तान में। तो इस तरह में ये फिलहाल कहना मुश्किल होगा कि इमरान खान को पिक्चर से हटाकर, या ये कहें कि इमरान खान को का सपोर्ट बेस खत्म करने की जो कोशिश वहां की सरकार कर रही है वो शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह के जिस तरह के हालात अभी पाकिस्तान में, उससे साफ है कि इमरान खान के सपोर्टर्स में, उनको चाहने वालों में कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में फिलहाल जहां तक वहां के सरकार की बात है, अभी कुछ दिन पहले ये भी चल रहा था वहां पाकिस्तान में कि वहां पर पीटीआई और सरकार के बीच में बातचीत चल रही थी कि किस तरह से मसलों को हल किया जाए, लेकिन वो डिरेल पूरी तरह से हो चुकी है। तो अब फिलहाल इंतजार करना होगा कि आने वाले टाइम में ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन ये जाहिर तौर पर अहम बात है कि पाकिस्तान में हालात अगर खराब होते हैं तो इसका असर पड़ोसी मुल्कों पर भी होता है। तो ऐसे में सरकार की नजर बनाए हुए। इसी बीच ये भी खबर है कि इंडिया से करीब 20 से ज्यादा जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो वहां पाकिस्तान के लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं, उनको भी कहा गया है कि वहां के हालात को देखते हुए उनको कहा गया वो जल्द से जल्द भारत लौट जाएं। लेकिन फिलहाल जो भारत में जो है इस पूरे मामले पर नजर बनाई जा रही है। लेकिन फिलहाल ये पूरा जो मामला ये बहुत जल्दी ठंडा नहीं होगा और माना जा रहा है कि 15 दिन की 14 दिनों के लिए जो है वो एनआईडी जो कस्टडी मांग रही है इमरान खान की। अब देखना ये होगा कि इस पे कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहां पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट एट 4। लेथपुरा अवंतीपुरा में एनआईए ने कार्रवाई करते हुए फयाज अहमद मागरे की जायदाद जब्त कर दी है। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमले केस में यह कार्रवाई की गई है। यह हमला दिसंबर 2017 में किया गया था। एक खुदकश हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हुए थे, जबकि हमले में जैश के 3 मिलिटेंट भी मारे गए थे। वहीं एनआईए की टीम कुपवाड़ा पहुंची, साबिक मिलिटेंट की जायदाद को कुर्क किया। ये जो हमला हुआ था 2017 में हुआ था, ये जो जावेद फयाज अहमद मागरे था ये इसमें बड़ा कल्प्रिट था और इसको गिरफ्तार किया गया था। और आज एनआईए की टीम ने यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो यहाँ पे 6 दुकानें हैं और 5 मरला जो जमीन है इसको सील किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत इसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है और आज इसकी जो प्रॉपर्टी है ये सीज की गई है। आप देख सकते हैं ये जो दुकानें इनको सीज कर रहे हैं और यहाँ पर जो बोर्ड है वो नस्ब किया गया है। अगर हम बात करेंगे फयाज अहमद मागरे की, फयाज अहमद मागरे ने मिलिटेंट को उस टाइम साथ दिया था जब सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमला हुआ था। उस दौरान इन्होंने मिलिटेंट की मदद की थी, तो उसके तहत फिर उसको गिरफ्तार किया गया था। अगर हम उस एनकाउंटर की बात करेंगे, वो एनकाउंटर 2 दिन तक चला था और इसमें 5 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे और 3 आतंकवादी भी उसमें मारे गए थे, जिनमें एक बैरूनी दहशतगर्द भी शामिल था। अगर हम आज बात करेंगे 6 साल के बाद आज एनआईए की टीम ने इसकी प्रॉपर्टी को सीज किया है। G20 टूरिज्म समिट के कामयाब इनकाद से न सिर्फ वादी में मकामी सयाहत को फरोग मिलेगा, बल्कि सयाहत से जुड़े अफराद पर उम्मीद है कि यूरोपीय ममालिक की तरफ से जारी करदा 3 दहाइयों के सफरी एडवाइजरी पर भी गौर किया जाएगा और इसे उठा लिया जाएगा। इनका कहना है कि जैसे जैसे वादी कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं, अब वक्त आ गया है कि ट्रैवल एडवाइजरी पर भी नजरसानी की जाए। इन उम्मीद है कि मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन इस एडवाइजरी को उठाने के लिए इनकी हुकूमतों को कायल करेंगे। यह बात काबिल जिक्र है कि 90 की दहाई के अवाइल में जब नॉर्वे के कुछ सयाहों को मिलिटेंटों ने अगवा कर कत्ल कर दिया था, तो कई यूरोपीय ममालिक की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। बेसिकली जो G20 समिट कश्मीर में हो रहा है, आई बीइंग द टूरिज्म प्लेयर, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये गेम चेंजर हो सकता है कश्मीर टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। जस्ट बिकॉज कि आप देख रहे हैं कि प्री-90s एरा में यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट का बहुत ज्यादा फुटफॉल होता था और फॉरेन टूरिस्ट जो है खासकर यूरोपियंस और अमेरिकन ये बहुत हाई स्पेंडिंग टूरिस्ट लोग होते हैं। अच्छा खासा पैसा इनके पास होता है, तो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो जीडीपी है, उसको बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इनका पैसा। ओवरऑल अगर कश्मीर में देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ की मेन स्टे ऑफ आवर इकोनॉमी, कंट्रीब्यूट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट टू आवर जीडीपी और
जॉब्स भी बहुत सारी क्रिएट होती हैं टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से। ऑफ कोर्स वी हैव अ टूरिज्म बूम हियर, हमारे पास अच्छा खासा फुटफॉल है डोमेस्टिक टूरिस्ट्स का, लेकिन जो हमारे पास 90 से पहले फुटफॉल आता था यूरोपियंस का, अमेरिकन का या दूसरे फॉरेनर्स का, वो अपनी इसलिए आता है क्योंकि ट्रैवल एडवाइजरीज लगी हुई हैं। ट्रैवल एडवाइजरीज इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि इन ममालिक की जो हुकूमतें हैं वो समझती थी कि ये एक डिस्टर्ब्ड एरिया, यहाँ के हालात ठीक नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे हालात ठीक हो गए हैं, यहाँ पे G20 समिट हो रहा है कश्मीर में, वहां के जो डेलीगेट्स है वो खुद देखेंगे ऑन ग्राउंड कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज पीसफुल, एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल आल्सो टेक इट अप विद देम। वो यहाँ पे ग्राउंड पे हालात देख के आई एम श्योर कि दे विल डिसाइड टू रिवोक दीज ट्रैवल एडवाइजरीज, विद द रिजल्ट यहाँ पे अच्छा खासा फुटबॉल होगा फॉरेनर्स का, खासकर यूरोपियंस और अमेरिकन का, जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को और भी आगे लेके जा सकता है। जो G20 समिट है ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है, स्पेशली हमारे टूर ऑपरेटर्स के लिए और यहाँ के मायशत के टूरिज्म के लिए, क्योंकि आपको पता होगा 90s तक यहाँ पे बाहर का कितना अच्छा टूरिज्म था, जो मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट आते थे, जो हम यहाँ को उनको सारी चीजें प्रोवाइड कराते थे। जैसे यहाँ पे हमारे पास फ्लोरा और फाना है, पहाड़ है, ट्रैकिंग रूट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, हर कोई चीज जो एक फॉरेन टूरिस्ट आता है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। और एक फॉरेन जो टूरिस्ट के आने से एक जो यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी है उसमें भी एक बूम हो जाएगा, नंबर सेकंड। और एक पॉजिटिव जो मैसेज बाहर जाएगी, उससे हम चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड कश्मीर ऑलरेडी ऊपर वाले की दुआ से एक ब्रांड है पूरी दुनिया में, लेकिन ये G20 समिट यहाँ होने से हमें काफी सारी उम्मीदें हैं कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स खुल जाएंगे। और जो एडवाइजरीज लगी है काफी सारी कंट्रीज में, स्पेशली यूरोप में लगी है, यूएस में लगी है, तो वो लोग भी खोर करेंगे। जब G20 समिट यहाँ पे हो गया तो उनके टूरिस्ट भी यहाँ पे आने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस पर हमारी मतलब काफी हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इससे जो हमारा इनबाउंड टूरिज्म है कश्मीर के लिए, जो हम इनबाउंड ट्रैवल एजेंट्स है यहाँ पे, उनको अच्छी उम्मीदें हैं। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो 50 से 70 डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे, अपनी अपनी कंट्रीज में एक पॉजिटिव मैसेज लेके वापस जाएंगे कि हम लोग वहाँ पे रुके, बस एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। काफी सारे माहौल में भी सुधार आया, यहाँ का मौसम आप देखिए, यहाँ की आप फिजाएं देखिए, तो हर कोई चीज है हमको देने के लिए टूरिस्ट को यहाँ पे। और एक बेशक एक पॉजिटिव मैसेज बाहर जाएगी G20 के समिट होने से, जो एक खुद में एक बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। और BCCI के एजाजी सेक्रेटरी जे शाह ने आज जम्मू का दौरा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदारों के साथ मीटिंग की। मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा जारी रही। जराये के मुताबिक जय शाह ने JKCA के कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान उन्होंने एसोसिएशन को मजीद मुतहरिक बनाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि जम्मू कश्मीर के उभरते हुए क्रिकेटर्स कौमी और बैन अवी सतह पर अपना नाम रोशन करें। हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म द केरला स्टोरी ने जबरदस्त तब्दीली, मजहब और लव जिहाद पर एक नई बहस छेड़ दी है। यह फिल्म केरल में होने वाले सच्चे वाकयात पर मबनी है। इसी जाविये से इसका कश्मीरी वादी से भी काफी ताल्लुक है। साल 1967 में श्रीनगर शहर में मुबैना लव जिहाद का पहला केस रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने जबरदस्त एहतजाज किया था। पेश है जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। गुज़िश्ता साल द कश्मीर फाइल्स की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी के बाद हालिया फिल्म द केरला स्टोरी ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। ये फिल्म केरला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 3 नौजवान लड़कियों की कहानियों को बयान करती है, जिसमें बुनियादी तवज्जो शालिनी की कहानी पर है, जिसे अगवा किया जाता है और बाद में इस्लाम कबूल कराया जाता है। इसके बाद शालिनी को बुनियाद परस्त बना दिया जाता है और फिर उसे एक दहशतगर्द के तौर पर दाइश में शामिल होने पर मजबूर किया गया। ये सिर्फ केरला में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के केसेस पाए गए हैं। इस किस्म का पहला केस 28 जुलाई 1967 को उस वक्त सामने आया जब कश्मीरी पंडित खातून परमेश्वरी हंडू, जो श्रीनगर में हुकूमत के जेर इंतजाम अपना बाजार में सेल्स नुमाइंदा थी, ने अपने मुसलमान साथी गुलाम रसूल से शादी की थी। 8 रोज पहले कश्मीरी पंडित खातून ने इस्लाम कबूल करके नया नाम परवीन अख्तर रखा था। मोहब्बत की शादी ने रियासत में एक तूफान बर्पा कर दिया था। मारूफ कश्मीरी पंडित मुसन्निफ
और सामाजिक कारकुन आशीष कौल ने 1967 कश्मीर का परमेश्वरी आंदोलन के नाम से एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने तमाम हक़ाइक़ बयान किए हैं जो कश्मीरी पंडितों की तरफ से परमेश्वरी के जबरदस्ती तब्दीली मजहब के खिलाफ शुरू किए गए उस एजिटेशन के दौरान हुए थे। आज जो ये पूरे हिंदुस्तान में लव जिहाद पे डिबेट छिड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है ये सही समय है इसकी जड़ तक जाने का। हिंदुस्तान में पहला आधिकारिक रूप से लव जिहाद का किस्सा 1967 में कश्मीर घाटी में हुआ था, जबकि एक मासूम सी 16-17 साल की बच्ची घर से निकली जिसका नाम परमेश्वरी था, और वो कभी घर लौट के वापस नहीं गई। और बाद में ऐसा सुनने में आया कि उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, और पूरा तंत्र, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस एजिटेशन को सैबोटाज करने में लग गया ताकि वो बेटी कभी घर वापस नहीं आए। और ऐसा ही हुआ। मुट्ठी भर कश्मीरी पंडितों ने उस वक्त, इतनी मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी ने उस वक्त पोस्ट ब्रिटिश इंडिया में पहली बार इतनी एक मजबूत एजिटेशन की दैट बॉट एंटायर कश्मीर टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। उस आंदोलन के 2 नारे थे, एक पंज नारे पांडवा दे और छठा नारा जय हिंद, और दूसरा नारा था हमारी बेटी वापस करो। वो एजिटेशन इतनी असरदार हुई कि सेंटर तक हिल गया, और उस वक्त के होम मिनिस्टर को खुद कश्मीर आना पड़ा, और उन्होंने आधिकारिक रूप से उस एजिटेशन को सैबोटाज किया। उन्होंने वादे किए जिसमें सबसे बड़ा वादा था कि वो बेटी वापस घर लौट के आएगी। न उनके किए हुए वादे कभी पूरे हुए, जो कश्मीरी पंडितों के साथ में अट्रॉसिटीज होती थी उनको खत्म करने के वादे थे, न वो वादे कभी पूरे हुए, और न वो कश्मीरी पंडित बेटी कभी वापस आई। आशीष कौल के वालिद रतनलाल कौल ने साल 1967 में कश्मीरी पंडितों की तरफ से शुरू किए गए एहतजाज में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि मस्कुरा एहतजाज 25 दिन से ज्यादा जारी रहा, हत्ता कि मरकजी वजीर दाखिला को श्रीनगर का दौरा करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इसके बाद एजिटेशन को कुछ खुदगर्ज लोगों ने हाईजैक कर लिया, जिसके नतीजे में इसका खात्मा हुआ। लगता है कि ये पहला लव जिहाद जो कश्मीर में हुआ है, ये काफ़ी ना ऊंचाइयों पर चढ़ा था उस टाइम। और कश्मीरी पंडित पहली बार, हम छोटे थे लेकिन इतनी यूनिटी में कभी नहीं इकट्ठे हुए थे, असेंबल हुए थे इसके खिलाफ। ये लव जिहाद जो था उस कश्मीर में पहला शायद लव जिहाद रहा होगा। वो फोर्सिबली उसको उठा के ले गए तो उस अपने घर से, और शायद लेने वाले से। कश्मीरी पंडित उस वक्त की हुकूमत और पुलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की और पंडितों को वादी कश्मीर में रिपोर्ट होने वाले इस पहले लव जिहाद केस के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत नहीं दी। वो वादी कश्मीर में 90 की दहाई में पंडितों के माइग्रेशन से पहले और बाद में इस किस्म के वाक़यात की हौसला अफजाई के लिए भी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हैं। यही वजह है कि अब वो हुकूमत से ऐसे वाक़यात की हौसला शिकनी के लिए कानून बनाने का मुतालिबा कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स की तरह द केरला स्टोरी ने भी इस देश के लोगों को झंझोड़ दिया है। जो वो एक झूठा सपना देखते थे, उस सपने से उनको हटाकर उन्हें सच्चाई का आईना दिखाया है। द केरला स्टोरी सिर्फ केरला की कहानी नहीं है। सच मानिए तो ये पूरे भारतवर्ष में कई वर्षों से हो रहा है। लॉ बनाना चाहिए इसके लिए भाई, इसके लिए सीवियर पनिशमेंट दे दो लव जिहाद के कारण। हाँ, ये लॉ होने चाहिए ताकि वो लोग कम से कम ये चीज़ न करने से पहले 100 बार वो सोचे कि नहीं हम फंस जाएंगे कल को। जो लोग लव जिहाद करते हैं उनके खिलाफ इनका कहना है कि एक बाज़ाब्ता कानून बनना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए जिसका सख्ती से पालन होना चाहिए। और लव जिहाद की जो शिकायतें न सिर्फ कश्मीर में, केरला में या बाकी जगहों पे भी हो रही हैं, जिसको अभी तक फिल्म में नहीं दिखाया, सिर्फ केरला और कश्मीर ही दिखाया, लेकिन बाकी जगहों पे भी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कानून बनना चाहिए, तभी इस बिद्दत से निजात मिल सकती है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। एलजी मनोज सिन्हा ने जीष्टा देवी मंदिर श्रीनगर का दौरा किया। माता जीष्टा की यौम पैदाइश वार्षिक महायज्ञ का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर संस्थान की मैगजीन जीष्टा संदेश के 9वें एडिशन का इजरा किया गया। संस्थान के सदर भारत भूषण भट्ट और जनरल सेक्रेटरी राकेश चलाली कौल को जीष्टा सम्मान से नवाजा गया। जीष्टा प्रेसर में मजहबी परचम लहराया गया। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, अकाउंटेंट जनरल जम्मू कश्मीर, इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे।
ZDPC के सदर BB भट्ट ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और ज्येष्ठा संदेश को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म किया। इस मौके पर सुरेंद्र अंबारदार और संजय सराफ भी मौजूद रहे। कार्यकर्ता है उनको सम्मानित किया, ज्येष्ठा सम्मान देकर। एक हमारे अध्यक्ष भारत भूषण भट्ट जी और दूसरे हमारे जो महासचिव है श्री राकेश कोल जलाली जी। तो शाम के 6 बजे हवन का आरंभ हुआ कल 9 तारीख से और आज 12:30 बजे तक ये हवन चलता रहेगा। उसके बाद पूर्ण आहुति होगी जिसमें सारे जहां यहाँ के लोग आएंगे तो पूर्ण आहुति में वो भागीदार रहेंगे। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। ये हम हर साल इसी तरह से मनाते हैं। इस अवसर पर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, माता से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर जो वातावरण 1990 से पहले था वो फिर से आए। जैसे हम यहाँ पर भाईचारे से रहते थे ऐसा ही माहौल फिर से आए। एक दूसरे के उत्सवों में शरीक होकर हम सब यही कामना करते हैं माता से इस दिन। जो टूरिज्म है, जो टूरिस्ट है, उनको भी एक बहुत ही अच्छा मंदिर देखने को मिलता है और इस जगह का भी एक प्रमोशन हो जाता है। और ये ऐसी जगह है जो यहाँ पर आता है, माता सबका कल्याण करती है, सबका ध्यान रखती है। तो विश्व का भी ध्यान रखेगी माता हमारी, ये हमारे कश्मीर के लोगों का भी ध्यान रखेगी। यहाँ पर जब हम कश्मीर बोलते हैं, कश्मीर के लोगों का, उसमें हम ये नहीं बोलते हैं पंडित, उसमें हम पंडित नहीं बोलते हैं, हालांकि कश्मीर के पंडितों का कल्याण हो। हमारे जो मंत्र अभी चल रहे हैं इसमें कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि जिसमें कश्मीरी पंडित के लिए अलग से कोई मंत्र किया गया हो। इसमें जगत कल्याण और इस पावन भूमि, जो हमारी ये पावन भूमि है कश्मीर की, इसके लिए जितना भी भगवान से मांग सकते हैं, माता से हम मांग सकते हैं, उसी का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है। और हम सबकी मनोकामना है कि वो जो पुराने दिन थे जिसमें एक भाईचारा था, जिसमें एक दूसरे के लिए दर्द थी, एक इज्जत थी, कुछ लोगों की वजह से शायद माहौल खराब हो गया। तो आने वाला कल हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर साल हम हवन इसीलिए करते हैं कि यहाँ का माहौल अच्छा हो, यहाँ का भाईचारा अच्छा हो, खून खराबा कम हो, हमारे जो जवान हैं, जो बेटियां हैं, जो वो अच्छे कामों में इंडल्ज हो जाएं, यही कामना है। कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है उसने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई है, लोगों को ठहरने की भी व्यवस्था है, मंदिर भी उन्होंने पहले से और अच्छा बनाया है। और ये जो हवन आज है, इस हवन में आप देख रहे हैं काफी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं, लोगों ने हवन में पार्टिसिपेट किया, लोगों ने हवन में भाग लिया है। और विश्व की शांति के लिए, जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो जाए, ये एक सांस्कृतिक और यज्ञ यहाँ हुआ है। मैं भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए यहाँ आया हूँ। बहुत खुशी हो रही है जब काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ की मैनेजमेंट को, यहाँ की जो ज्येष्ठा देवी ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का ये सालाना जो यहाँ पर्व होता है, इस पर्व को खूब धूमधाम से मनाया। और इसी के साथ न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।